पेन पकड़ें जी हाथ में, थोड़ा सा थ्योरेटिकल गेम आगे बढ़ें। लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, IFRS 15। रेवेन्यू जरा सोचें जहन में किसे कहते हैं? हाँ जी, सेल ज्यादा बेहतर वर्ड है वैसे। इनकम, इनकम का क्या मतलब है? नहीं, वो 5 महीने अकाउंटिंग हेड्स में है ना ये इनकम। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो गुड्स सेल करके इनकम बनाता है, इनकम कमाते हैं, उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट होता था सेल। लेकिन अगर कोई सर्विसेज बिजनेस है, फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक की मेन इनकम इंटरेस्ट इनकम, तो सेल नहीं होगी वहाँ, वहाँ सबसे ऊपर इंटरेस्ट इनकम लिखा होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लाजा ओनर है, रेंट इनकम उसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो असल में जो बिजनेस की मेन इनकम होती है वो रेवेन्यू कहलाता है। बिजनेस जिस मकसद के लिए बना है, जो कमाने के लिए बना है, उसे इनकम बोलते हैं, उसे रेवेन्यू बोलते हैं। क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही चीज है? प्रॉफिट कैसे आता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कुछ बिजनेसेस की अदर इनकम्स हो, मेन इनकम के अलावा अगर कोई भी इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चीजें बेच रहा है, लेकिन तो मशीनरी बेच दी है, कोई कमीशन इनकम अगर उसे होगी, तो अगर मेन इनकम के अलावा कोई इनकम हो जाए तो वो फिर अदर इनकम होती है। हमारा फोकस स्टोरी में होगा इनकम्स पे, इनकम्स। कुछ आपने बातें इनिशियल अपनी स्टडीज में पढ़ी भी हुई हैं। हम जरा बात को जरा फिलहाल सिंपल कर लेते हैं जरा। लेट्स से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और गुड्स बेच रहा है, तो सेल मींस उसकी मेन इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब गुड्स सेल हो जाती हैं। गुड्स कब सेल हो जाती हैं? जब नॉर्मली गुड्स डिलीवर हो जाती हैं, रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह कुछ वर्ड सुने हुए आप लोगों ने? देन एक छोटी सी नेक्स्ट लाइन, ये जो स्टैंडर्ड है ये रिप्लेस कर रहा है पुराने 2 स्टैंडर्ड्स को। तो ये थ्योरेटिकल इसका आइडिया होना चाहिए। एक कुछ अर्सा पहले एक IAS 18 होता था और IAS 11 होता था, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह भी एक नया स्टैंडर्ड, आज से 3-4 साल हो गए शायद, 18-19, 4-5 साल हो गए। चलिए शुरू करें। इनकम की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ। अब जरा ये रिवर्स तरीके से जरा डेफिनेशन लिखी हुई है, राम राम साथ रहेगा। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में अगर इजाफा हुआ इन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ एसेट्स। वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। हम इस वक्त इनकम मीन सेल्स की एग्जांपल रख लेते हैं। अभी आपने एंट्री देखी है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अभी एंट्री देखिए सर, इसमें क्या हुआ है? क्या इनकम बढ़ी है? कहां से पता चला? सेल से। लेकिन इनकम बढ़ने से एसेट में भी इजाफा हुआ। कौन सा एसेट में इजाफा हुआ? कैश, स्पेसिफिकली कैश, करंट एसेट्स। इसी तरह कभी आपने एंट्री देखी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो यहां भी इनकम हुई है, लेकिन अब यहां किस एसेट में वक्ती तौर पे इजाफा हुआ? रिसीवेबल वाले एसेट में इजाफा हुआ। तो इनफ्लो ऑफ एसेट्स, एसेट्स में इजाफा होगा, एसेट्स में इंक्रीज आए। एक मिनट, एक बात और बीच में ऐड करना। आगे कहता है या, मतलब इनकम होने से या तो एसेट्स में इनफ्लो होगा या क्या होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगी। अभी आपने एंट्री सुनी है एडवांस डेबिट सेल क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट, ये कब होती है? पैसे अगर एडवांस में है तो एंट्री क्या करेंगे उस वक्त? कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, उस वक्त इनकम में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जब आप कमा लेंगे उन पैसों को, तो फिर जब इनकम बढ़ेगी तो अब एसेट नहीं बढ़ा कोई, लायबिलिटी में डिक्रीज आएगा। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो या तो एसेट्स में इजाफा होता है और या लायबिलिटीज में कमी होती है। एसेट कौन कौन सा बढ़ जाता है? कैश या रिसीवेबल। और लायबिलिटी कौन सी कम हो जाती है, जिसे आप अनअर्न इनकम भी कहते हैं, अनअर्न इनकम कह लें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कह लें। सेंटेंस एक मिनट पूरा कर लो, शुरू से बल्कि शुरू करना। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ एसेट्स या
डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज दैट रिजल्ट इन, फिर से होता क्या है, इनकम के बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज इन इक्विटी। अगर सेल क्रेडिट होगी तो इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से नहीं सीधा जरा ऐसा ऐसा पहुंच 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 इनकम बढ़ने से चले प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने से फिर इक्विटी तक उसका इफेक्ट जाता है। तो इनकम के इजाफे से इक्विटी भी बढ़ेगी, सेल क्रेडिट होने से, इनकम क्रेडिट होने से इक्विटी भी बढ़ेगी। अच्छा गलत रब ही ना जाए, सही तरह से सोचना, लॉस नहीं हो सकता, लेकिन इनकम फिर भी इक्विटी बढ़ा रही होगी, एक्सपेंसेस इक्विटी डिक्रीज करेंगे। तो इस वक्त लॉस की बहस नहीं हो रही, प्रॉफिट की बहस नहीं हो रही, सिर्फ अगर इनकम को ध्यान में रखा जाए तो इनकम ने प्रॉफिट बढ़ाना ही है, और प्रॉफिट बढ़ने से इक्विटी ने बढ़ना ही है। हाँ अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, प्रॉफिट कम कर देते हैं, और वो फिर इक्विटी को कम कर देते हैं। लेकिन इनकम क्या करेगी, इनकम क्रेडिट होके इक्विटी को अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी। लेकिन एक चीज और भी आगे कह रहा है, अदर देन इनकम एक चीज लेकिन शामिल नहीं है, रिलेटिंग टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं मलैंद्रा, अगर आप शेयर्स इशू करके पैसे लें तो एंट्री बताएंगे, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश तो यहां भी आया, शेयर कैपिटल क्रेडिट होने से भी इक्विटी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये भी इनकम है, ये इनकम नहीं है, इसकी ये एक्सेप्शन है, इसने भी इक्विटी तो बढ़ाई है, लेकिन वो शेयर होल्डर से जो पैसे आ रहे हैं वो इनकम नहीं है, प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगी, वो फिर इक्विटी का पार्ट अलग से। मीन्स टू से कौन सी चीज अगर इक्विटी बढ़ा रही है तो फिर वो इनकम है। ऐसा इंक्रीज इन बेनिफिट जो एसेट बढ़ा रहा है या लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, ऐसा इंक्रीज इन बेनिफिट जो एसेट या एसेट बढ़ा रहा है या लाइबिलिटीज कम कर रहा है, उससे अगर इक्विटी बढ़े तो वो तो इनकम है। कौन सी चीज इनकम नहीं है, शेयर होल्डर से जो पैसे आ रहे हैं वो इनकम नहीं है, हालांकि वो इक्विटी बढ़ा रही है। ठीक है, तो पढ़े इधर ट्रांजेक्शन भी पूरी लाइन भी पढ़े, एंट्री साथ लिखना। जी फाइनली नहीं कंफ्यूज प्लीज, हिम्मत कीजिएगा प्लीज, गेम काफी इंटरेस्टिंग होनी है भी। अपने वर्ड्स में जरा बता दें इनकम किसे कहते हैं, कोई वर्ड्स बीच में रख के जरा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का ऐसा इंक्रीज जिससे इनफ्लोज ऑफ एसेट हो जाए या लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से फिर इक्विटी बढ़ जाए, सवाए उस इक्विटी के बढ़ने से जो शेयर्स की वजह से बढ़ी। चलो आगे, रेवेन्यू क्या है जी, इनकम रेवेन्यू, इनकम अराइजिंग इन द कॉस्ट ऑफ एन एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। आप इस तरह से समझ लें, मेन एक्टिविटी, मेन इनकम ऑफ बिजनेस, बिजनेस जिस मकसद के लिए बना उस मकसद को अचीव करते हुए जो मेन इनकम हासिल होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। मतलब इनकम में शायद अदर इनकम भी है, लेकिन रेवेन्यू में खास तौर पे किसकी बहस है, ऐसी इनकम जो एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स, आम तौर पे जो एंटिटी की एक्टिविटीज हैं उससे जो इनकम कमाई जाती है वो रेवेन्यू कहलाती है। आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो अक्सर सेल के लिए वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, कभी लिखा हो देखा हो आपने, रेवेन्यू तो मतलब सेल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में बिजनेस क्यों बना, क्या कमाने के लिए बना, चीजें बेच के इनकम कमानी, तो सेल रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई इशू तो नहीं इसमें। चले आगे, देन कुछ इनिशियली बातें हो रही हैं, जरा एक और डेफिनेशन आ गई, कस्टमर। इस सारे टॉपिक में हमने जब रेवेन्यू डिस्कस करना है तो हमने सेलर बन के सोचना, सेलर, लेकिन जिसको आप अपनी गुड्स या सर्विसेज दे रहे होंगे वो फिर कस्टमर है। हमने हमेशा क्या बन के सोचना, सेलर। एक एंटिटी वर्ड आएगा, एंटिटी कंपनी, लेकिन सेलिंग एंटिटी, हम सेलर के तौर पर ये सारी बहस करेंगे। इन अदर वर्ड्स हमने ये देखना है कि ये रेवेन्यू कब क्रेडिट होना चाहिए। तो कस्टमर कौन होगा जी, इज अ पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी, हु इज एंटिटी। हाँ जी, सेलर्स एम रख के पढ़ लें, मेरा गुजारा हो जाएगा।
टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज दैट आर एन आउटपुट ऑफ किसकी, सेलर की जो आउटपुट है, सेलर की जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आउटपुट है वो जिसने ऑब्टेन करनी है वो कस्टमर कहलाएगा। हमने चीजें देनी है या हमने ऑब्टेन करनी है, हम डिलीवर करेंगे ऑब्टेन करेगा, जिसने ऑब्टेन करनी है हमारी गुड्स या सर्विसेज वो कस्टमर कहलाएगा। चलता ना। देन स्टैंडर्ड का एक कोर प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें। यकीन आपने बहुत से वर्ड्स पहले सुने हुए, शायद एंड में वही आ जाने, लेकिन थोड़ा सा ये भी वर्ड्स पढ़ के अंडरस्टैंड करें। कोर प्रिंसिपल ऑफ IFRS 15 मींस, IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, इज दैट एन एंटिटी मींस, नहीं सेलर रख लें यार, सेलर रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू, सेलर रेवेन्यू तब क्रेडिट करेगा टू रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, जैसे जैसे वो गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करेगा साथ साथ अपना रेवेन्यू क्रेडिट करेगा इन एन अमाउंट, उस अमाउंट पे करेगा दैट रिफ्लेक्ट्स द मुआवजा टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। एक दफा दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट कर। सेलर रेवेन्यू उस दिन क्रेडिट करेगा जब गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर होंगी, किस अमाउंट पे क्रेडिट करेगा, जिस अमाउंट पे वो एंटाइटल होगा उन गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने से। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की गुड्स ट्रांसफर की हैं, तो क्या 1 लाख की गुड्स 1 लाख रुपया मुआवजा अब आप एंटाइटल हो गए हैं, तो 1 लाख से एंट्री कर देंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख रुपए की गुड्स देनी है, तो उनमें से लाख की गुड्स दे दी, तो लाख गुड्स का रेवेन्यू आप क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि अब इस मुआवजे के आप एंटाइटल हो गए हैं। ठीक है, अगर 5 लाख की 5 लाख गुड्स इकट्ठी दे दी तो 5 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। दोबारा जरा आहिस्ता सा पढ़ें। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल, एंटिटी क्रेडिट्स रेवेन्यू, रिकॉग्नाइज वर्ड जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कब रिकॉग्नाइज होगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ने कब डेबिट होना, ऐसे ही होगा। इन्वेंट्री कब रिकॉग्नाइज होनी है, डेबिट होनी है, लेकिन रेवेन्यू कब क्रेडिट होना है, इनकम कब बननी है। तो एंटिटी recognizes means credits revenue to reflect the transfer of goods and services to an amount, in an amount that reflects, किस अमाउंट पे क्रेडिट करें, जो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रही हो आपका मुआवजा अगेंस्ट दोस ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज। जरा 2 दफा ये सेंटेंस आराम आराम से पढ़ें और तीसरे दफा तेजी से पढ़ें। ये क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ क्या है जी, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें सर। अगला सवाल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज कब हो जाएंगी, अकर व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल, जिस वक्त चीजें सेलर से बायर के कंट्रोल में चली जाएंगी उस वक्त गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर हो गई कंसिडर होंगी और उस वक्त फिर आप रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे। प्लीज रेवेन्यू कब क्रेडिट करेंगे, जब गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। गुड्स ट्रांसफर कब हो जाएंगे, जब गुड्स का कंट्रोल कस्टमर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल कब ऑब्टेन हो जाता है, when the customer has the ability to direct the use of and obtain substantially all the benefits from the asset। हम कब ये समझेंगे कि गुड्स जो हैं वो अब कस्टमर के कंट्रोल में चली गई हैं, जिस लम्हे से ऑनवर्ड्स कस्टमर अपनी मर्जी से चाहे तो इस्तेमाल करे, अपनी मर्जी से चाहे तो किसी और को बेच दे, जिस लम्हे से ऑनवर्ड्स जो कस्टमर को यूज का या गुड्स को बेचने का राइट होता है वो दिन वो लम्हा कंसिडर होगा कि कंट्रोल कस्टमर के पास चला गया। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल को खरीदा, मोबाइल जहन में लाया, मोबाइल आप या 2 पार्टीज इकट्ठी कर लेते हैं, आप एज ए कस्टमर होंगे और जो मोबाइल बेचने वाला वो सेलर होगा। सेलर कब अज्यूम करेगा कि मोबाइल बिक गया,
जब वो ट्रांसफर कर देगा। वो ट्रांसफर कब कर देगा? जब कंट्रोल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। कंट्रोल आपको कब ऑब्टेन हो जाएगा? शायद जब आप पकड़ लेंगे। पकड़ लेने के बाद आप उसे खुद इस्तेमाल करें, किसी और को भेज दें। अगर आपका ये राइट हो गया तो इसका मतलब कंट्रोल ऑब्टेन हो गया था। तो तीनों चीजें मिक्स कर लें शॉर्ट वर्ड्स में। रेवेन्यू कब क्रेडिट होता है? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाती हैं, गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर हो जाती हैं। गुड्स कब ट्रांसफर हो जाती हैं? जब कंट्रोल ऑफ गुड्स किसके पास चला जाता है? कस्टमर के पास। कंट्रोल कब चला जाता है? अब ये वर्ड जरा ढूंढ ले जरा। कस्टमर हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स। 2-3 दफा ये सेंटेंस पढ़ना है। कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन। अच्छा, आज तो चलो मैंने अब कंसोलिडेशन का कह दिया, लेकिन कल से मुझे याद करवाना थोड़ा सा टाइम ना। कल जरा आईएएस से 37 को दोबारा देना। वो बीच में वो जो हमने पढ़ा तो वो बिल्कुल ही नहीं भूल जाना। उसका भी जरा साथ साथ मेरा ख्याल 2-2 पेजेस ही कम से कम करके रोज रखते जाए जरा, ये ना भूल जाए। अभी उस पर फिर गेम आनी वापस। अच्छा, एक वर्ड यहाँ है सेकंड लाइन में, एसेट। ब्रैकेट में जाए। एसेट का वर्ड जब स्टैंडर्ड में आता है तो इसमें गुड्स भी शामिल है और सर्विसेज भी। मतलब लिखते हुए सिर्फ एसेट वर्ड अगर बोला जाए तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? और गुड्स में टेंजेबल भी शामिल है और इनटेंजेबल। मसलन अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसने फिर कोई टेंजेबल चीज नहीं बेचनी। उसने अगर सॉफ्टवेयर बेचने हैं तो ये स्टैंडर्ड उस पे भी एप्लीकेबल है, तो उसने भी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो प्लीज एसेट का वर्ड किस किस को कवर कर देगा और गुड्स का वर्ड किस किस को कवर कर देगा? तो व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल? जी अपने वर्ड्स में जरा तीनों पैराग्राफ्स की एक समरी सी बोलना। नंबर 1, इंग्लिश में वर्ड्स ढूंढ के। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है जब गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर हो जाए। गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर कब हो जाती हैं? और कस्टमर के पास कंट्रोल कब चला जाता है? ये देख के बताएं जरा। When the customer has the ability to direct the use of and obtain all economic benefits। फिलहाल हम कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा जरा क्लियर हो जाए, और मेरा ख्याल है बाद में फिर ये भी डिसाइड करना पड़ना इसमें से याद क्या क्या करना। देन सर ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए 5 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ये करते हम ऐसे ही, रिलैक्स रहिएगा, ये ऐसे ही इंशाल्लाह सब कुछ निकल आना। लेकिन ये स्टैंडर्ड जो स्टेप्स बताएगा ये शायद फिर हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने अभी तक शायद जरा सिंपल ट्रांजैक्शन जिंदगी में सोची हैं, लेकिन हमने बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस भी सोचनी है। तो उन सब ट्रांजैक्शंस को जो हम करते रहे वो भी ऐसे ही होता था, और जो अगली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी उनमें भी ये 5 स्टेप्स में अगर सोचेंगे तो इंशाल्लाह रेवेन्यू रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल मुश्किल चीज होगी, परेशान भी नहीं होना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम मुसलसल कोशिश करेंगे, आप मेरा यकीनन साथ देंगे तो हम मिलजुल के इंशाल्लाह इसको ईजी करते जाएंगे। तो एक 5 स्टेप मॉडल है। अच्छा, पैरा नंबर्स अब लिखे हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल स्टैंडर्ड अब मेरा ख्याल है बहस से बाहर निकल गए हैं, तो इन पैराग्राफ्स को डेफिनेटली भी याद नहीं करना। लेकिन अब लिखे हुए हैं, इसे मैं उस वक्त खत्म नहीं कर सका, और खतरा कोई भी पता नहीं आईका को फिर अचानक याद आ जाए कि ये जुल्म है, लेकिन फिलहाल जुल्म है। अप्लाइंग द अबव कोर प्रिंसिपल। अगर ये 4 प्रिंसिपल्स अप्लाई करना आपने तो फॉलोइंग 5 स्टेप मॉडल इज एज फॉलोज। मतलब ये कोर प्रिंसिपल खुद ही अप्लाई हो जाएगा अगर इन 5 स्टेप से गुजर के रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाए। स्टेप 1, सबसे पहले वो कहता है आइडेंटिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। हम कौन है? सेलर, और जिसको गुड्स या सर्विसेज देनी है वो है कस्टमर। तो सबसे पहले वो कहते हैं आइडेंटिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट यकीन जरूरी नहीं है अकाउंटिंग में कि ये रिटन फॉर्म में हो, ये शायद ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन यकीनन कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ होती है। आपने क्या देना है, गुड्स देनी है, सर्विसेज देनी है, और उसके अगेंस्ट आपने क्या रिसीव करना है, आपने कब देनी है, इमीडिएटली देनी है, विद ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ी थोड़ी करके गुड्स सप्लाई करनी है, कितने पैसे देने हैं, उसने कब पैसे देने हैं, इमीडिएटली कैश देना है, क्रेडिट देना है, लंबे अरसे बाद देना है। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में जरूर आई होंगी, चाहे रिटर्न आई हो या चाहे हो सकता है ओरल आई। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। मेन वर्ड्स अंडरलाइन करें। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि एंटिटी मींस सेलर ये आइडेंटिफाई करे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है,
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैंने क्या परफॉर्म करना है, मैंने क्या परफॉर्म करने की जिम्मेदारी उठाई है, और सेकंड ये भी आइडेंटिफाई करे कि जो कस्टमर है उसने किस चीज की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उठाई है। मेक द थिंग सिंपल, अगर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एज अ सेलर हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, गुड्स ट्रांसफर करना, ये हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, पैसे दे, गुड्स तो रिसीव करेगा लेकिन पैसे देना उसकी जिम्मेदारी है। वो तो इसको तो जिम्मेदारी नहीं, इसका हक समझेगा अपना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी गुड्स या सर्विसेज देना होगा, उसकी मेन जिम्मेदारी कि वो हमें मुआवजा दें। ठीक है, तो व्हाट इज फर्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज सेकंड, आइडेंटिफाई कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और कस्टमर की जिम्मेदारी क्या है अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस का फिलहाल मतलब हम सेल प्राइस समझ लेते हैं, मुआवजा सेल प्राइस। स्टेप 4, allocate the transaction price to each performance obligation। एक मिनट, स्टेप 2 में है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी किसी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के आपने 50,000 रुपए लेने हैं, तो स्टेप नंबर 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक हो गई, स्टेप 4 में वही 50,000 उसको एलोकेट हो गया, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, और ये भी हो सकता है प्रोडक्ट्स के साथ कुछ सर्विसेज भी हो। तो अगर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हुई है सेकंड स्टेप में और ट्रांजैक्शन प्राइस इकट्ठी सेट हुई है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन प्राइस एग्री हुई है लेकिन वो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की है, और अगर उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ने डिफरेंट पॉइंट्स पे सेटल होना है, पहले गुड्स नंबर ए देनी है, फिर बी देनी है, सी देनी है, इन्होंने अगर डिफरेंट टाइम्स पे जाना है गुड्स ने, तो देन फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब गुड्स ए चली जाएंगी तो मैंने लाख में से कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। ये जो फोर्थ स्टेप है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी, और अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जब भी लिखने की जरूरत नहीं, भी नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो शायद सारा रेवेन्यू इसी को एलोकेट हो जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं और रेवेन्यू इकट्ठा डिसाइड हुआ था, तो उसमें से फिर किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कितना कितना रेवेन्यू एलोकेट होना चाहिए, ये भी स्टेप 4 में इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करने लगेंगे। देन आज लास्ट पॉइंट पे, ये तो बल्कि फोर्थ स्टेप अगर बोल दें एक सेकंड, एलोकेट क्या टू ईच, ये जो मैंने सेल प्राइस कही थी ट्रांजैक्शन प्राइस, इसे फिर हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करें। असल में ऊपर जाए कोर प्रिंसिपल पे, रेवेन्यू क्रेडिट कब करना है, ढूंढ के ट्रांसफर ऑफ गुड्स पे। तो अगर डिफरेंट नेचर की गुड्स हैं और उनमें से कोई एक गुड्स अभी नहीं है, तब उसका मुआवजा तो रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन कितना वो फिर हमें एलोकेट करना पड़ेगा अगर एक से ज्यादा है तो। देन लास्ट, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन, ब्रैकेट छोड़ दें एक सेकंड, when the entity satisfies a performance obligation का मतलब बताएं, satisfies a performance obligation, जिस दिन जिम्मेदारी पूरी हो जाए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अदा हो जाए, उस दिन फिर आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। ब्रैकेट छोड़ के जरा सेंटेंस पढ़ें, वो कहता है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसका रेवेन्यू क्रेडिट कर लें। अब यही जो सेंटेंस है जरा ब्रैकेट के साथ जरा देखिए मैं कैसे पढ़ता हूं, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू as the entity satisfies performance obligation। असल में when का वर्ड शायद गुड्स को कवर करेगा और as का वर्ड जो होता है ये शायद सर्विसेज के लिए होता है। गुड्स शायद हम किसी पॉइंट पे पकड़ा देते हैं, लेकिन सर्विसेज शायद हम साथ साथ दे रहे होते हैं। तो when का वर्ड शायद गुड्स के एंगल से जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, और एज का वर्ड कवर कर जाएगा जब सर्विसेज की बहस हो रही है। तो जैसे जैसे सर्विसेज अदा हो रही हैं, साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। फॉर एग्जांपल आपने कोई अकाउंटिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से साल का, और सालाना अपनी फीस फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए एग्री कर ली है, तो क्या पूरा साल गुजरने के बाद अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, या फॉर एग्जांपल अगर 1 महीना गुजर गया तो उस महीने की सर्विसेज का रेवेन्यू अब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, जैसे 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 है।
असल फॉर एग्जांपल 1 साल का एग्रीमेंट किया है, लेकिन 3 महीनों बाद आपका अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया। आपने अकाउंटिंग ईयर के 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो 3 महीने इस अकाउंटिंग ईयर में, और बाकी 9 मंथ सपोज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो जब फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 3 महीने बाद, तो क्या उन 3 महीनों का फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? तो बाकी 9 मंथ्स का फिर तब होगा जैसे जैसे वो सर्विसेज अदा होंगी। तो इनिशियली डिस्कशन करते हुए व्हेन का वर्ड किसको कवर कर देगा, और एज का वर्ड। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें। हम अपनी जिम्मेदारी जिस दिन अदा कर देंगे उस दिन फिर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। गुड्स का है तो व्हेन, जब सेटिस्फाई करेंगे, और सर्विसेज के लिए अगर है तो एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड बाय द एंटिटी। हाँ, ये जरा बोरिंग सा हो गया, इसको जरा एक एग्जांपल के बेस पे जरा दोबारा फाइनल करते हैं। 5 पॉइंट्स के हैं ये, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। जी, कोई आवाज का इशू तो नहीं है फ्रेंड की? ये मिस्टर अब्दुल आदिम, मेरे ख्याल आपका स्पेसिफिक इशू चल रहा है। ये एक एग्जांपल देखें सर। अच्छा, जो बेसिक्स आपको पता है वो काइंडली ज़हन में रखिएगा, वही है, लेकिन डिफरेंट जरा इंग्लिश के वर्ड्स में लिखेंगे। वो कहता है फर्स्ट ऑन 1 दिसंबर 2001, ऑन 1 दिसंबर 2001 वसीम रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर अ कंप्यूटर एज वेल एज 12 months टेक्निकल सपोर्ट। ये क्या ऑर्डर मिला जी? इन्वॉल्व रहिएगा सर, इन्वॉल्व रहिएगा सर, सुस्ती नहीं सर। एक वसीम को ऑर्डर मिला कस्टमर से कंप्यूटर देना, और साथ साथ 12 महीने अगर कंप्यूटर में कोई इशू आया तो वो भी हमने रिजॉल्व करना है। वसीम डिलीवर्स द कंप्यूटर टू द कस्टमर ऑन द सेम डेट। कंप्यूटर के साथ कहता है एंड दस कंट्रोल। नॉर्मल सिचुएशन हमेशा ध्यान में रखें, एक्सेप्शंस इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। जैसे ही कंप्यूटर आप डिलीवर करेंगे तो कंट्रोल किसकी बजाय किसका हो जाएगा? तो क्या इस कंप्यूटर का रेवेन्यू 1 दिसंबर सेम डेट पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए? द कंप्यूटर सेल्स फॉर 30,000 एंड द टेक्निकल सपोर्ट फॉर 30,000 किसका चार्ज कर रहे हैं, और 12,000 पर एनम। द कस्टमर पेड 42,000 अप फ्रंट का मतलब एडवांस में। 42 कैसे बनाया उसने? 30,000 जमा 12,000। डिस्कस हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ? प्लीज किस दिन हुआ? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग जो आपने पढ़ा है, अपना नॉलेज जरा जहन में लाएं। 1 दिसंबर पे एंट्री बताएं। 1 दिसंबर पे कोई काउंटिंग एंट्री जहन में आती हो? कैश अप फ्रंट मींस एडवांस मिलना है, कितने पैसे? 42,000। सेल्स नहीं, कंप्यूटर नहीं यार, सेल ऑफ कंप्यूटर क्रेडिट बाय 30,000। 12,000 का उस दिन क्या करेंगे? एडवांस अनअर्न्ड। अनअर्न्ड कब कमाएंगे? जैसे जैसे सर्विसेज देंगे। तो सिंपली शायद अनअर्न्ड इनकम है ये, अनअर्न्ड टेक्निकल सपोर्ट इनकम। पेशेंस दिखाएं, भाई ने भी एक वर्ड यूज किया, खतरनाक हो गया। सेल क्रेडिट होगी 30,000 से। हाँ, आपके जहन में जो चीज आई बिल्कुल सही है ये। साथ ही दूसरी एंट्री बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। कंप्यूटर मींस मेरा ख्याल इन्वेंट्री करना चाहिए सर। क्या ये कंप्यूटर बेचने के लिए था? सर जी, बेचने के लिए था सर, स्टॉक क्रेडिट होगा सर। साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री किस अमाउंट पे? सेल प्राइस पे नहीं, कॉस्ट पे, और कॉस्ट की शायद इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं है। सेल के साथ साथ कॉस्ट की एंट्री भी होनी चाहिए। लेट्स फिनिश। ईयर एंड क्या? प्लीज प्लीज, ईयर एंड क्या है? क्या 1 महीने का टेक्निकल सपोर्ट का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए? 12,000 क्या है? पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 हुआ, और एक ही महीना गुजरा भी, मल्टीप्लाइड बाय 1। 1,000 रुपए की एंट्री बताएं। अनअर्न्ड इनकम डेबिट, अनअर्न्ड इनकम डेबिट एंड टेक्निकल सपोर्ट, रेवेन्यू फ्रॉम टेक्निकल सपोर्ट क्रेडिट। लिखें जी दो एंट्री जरा, ये साथ ही फिलहाल लिखें।
जी अगर तो ये नॉर्मल हमारा बिजनेस का हिस्सा है कि हम ऐसे ही करते हैं, तो फिर ये भी हमारा मेन रेवेन्यू का हिस्सा है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये कभी कभी कहीं कहीं है तो देन फिर ये अदर इनकम है। लेकिन कुछ बिजनेसेस शायद ऐसे होते हैं मेरे ख्याल आजकल तो खास तौर पे कि ये टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह देना नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा भी हो सकता है, आईटी रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपनी तरफ से इस स्टैंडर्ड को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो मेरे पे छोड़े कि कितना को कॉम्प्लेक्स होना है, तब आप फिलहाल नहीं सोच सकते। तो आपने सिंपल रखना है, जहां तक बात हो रही है वहां तक क्लियर करते रहे। हाँ, वहां तक अगर इशू हो जरूर साथ साथ डिस्कस करें, लेकिन अपनी तरफ से इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आपको शायद अभी अंदाजा ही नहीं है कि इसने बिल्कुल सिंपल रहना है। जी नोट कर लिया तो बताइए। हाँ, इसका आंसर पढ़ते हैं जरा, ताकि ये 5 स्टेप मॉडल भी कुछ समझ आए। कौन से जी 5 स्टेप्स है, बोलते रहिएगा जरा। शॉर्ट वर्ड अपने। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है, नंबर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है अलग-अलग, ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करनी है, एलोकेट करनी है, और फिर रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी परफॉर्म्स सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आए जी इसका आंसर पढ़ते हैं। अगर इन 5 स्टेप से गुजर के सोचा जाए तो कैसे सोचा? पहला स्टेप क्या था जी? अब इस सिनेरियो में हमने फिट करना है ये वसीम वाले में। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वसीम एंड कस्टमर। आइडेंटिफाई करें जी इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं, एंटिटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन सी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक कंप्यूटर देना है और साथ टेक्निकल सपोर्ट देनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 42 कैसे बनी है? 30 प्लस 12,000। नेक्स्ट स्टेप बहुत गौर से। नेक्स्ट है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन, एक और खतरनाक वर्ड आ गया, अभी एक सेकंड छोड़ दो, सिर्फ अंडरलाइन कर लें, ढूंढने स्टैंड अलोन प्राइस। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन। स्टैंड अलोन प्राइस क्या होती है, कब जरूरत पड़ती है, इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस करता हूं। इसको जस्ट अंडरलाइन करके 1 मिनट छोड़ दो। अपने डेटा पे जरा जाएं जरा। व्हाट इज द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस? 42,000, और एग्जामिनर ने शायद खुद ही एलोकेट करके आपको दे दी है, तो हमें शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे वर्ड्स गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट तरफ जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है इस वसीम वाले डाटा में, इसमें कंप्यूटर कितने पे बेच रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट, और कट्ठा भी कितना ही ले रहे हैं, कट्ठा भी उतना ही ले रहे हैं जो शायद बनता है। समटाइम्स क्या होता है, वर्ड सुने गौर से, जब आप चीजें बल्क में बेचते हैं, बल्क में इकट्ठी बेचते हैं, तो उसमें फिर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी होता है, बल्क डिस्काउंट का भी होता है। अगर कोई एक चीज लेगा तो हम इतने की देंगे, लेकिन अगर कोई ज्यादा लेगा, इकट्ठी लेगा, तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फर्ज करें 30,000 का कंप्यूटर हम अलहदा बेचते हैं और 12,000 के टेक्निकल सपोर्ट हम अलहदा ही बेचते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब वसीम का इस कस्टमर से हुआ तो उसने कहा यार आप इकट्ठे मिला के 40 बस दे दीजिए, तो 40 क्या कहलाता? ट्रांजैक्शन प्राइस जो एग्रीड है। लेकिन अब उस 40 ने एलोकेट होना था इन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे, तो इन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे फिर वो कैसे एलोकेट होता? वो फिर कैसे एलोकेट होता? स्टैंड अलोन प्राइस एक वर्ड है। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब ये होता है कि वो प्राइसेस जो हम चार्ज करते अलग अलग, अगर हम इकट्ठी चीजें ना बेचते, हम अलग अलग जिस प्राइस पे चीजें बेचते, उन प्राइसेस को कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइस। अभी कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं डिटेल में बात करता हूँ। क्या इस वक्त कंसंट्रेशन से मेरे बस एक वर्ड जरा सुनना है, अगर ये समझ आते हैं तो, क्या इस वक्त सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस, किसे बोला मैंने? सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस मैंने किसे बोला है? 30 प्लस 12 इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एलोकेशन। ये मसला कब आया करेगा? जब इसमें डिफरेंस आ जाए। तो डिफरेंस कब आ जाता है?
जब बल्क डिस्काउंट दी जाती है चीजें बेचते हुए। फिलहाल नेक्स्ट लाइन पढ़ें राइट। नो नीड फॉर एनी एलोकेशन as transaction price and standalone price is same, और अभी हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टेप 5, recognize revenue when or as the entity satisfies performance obligation. Control of the computer has passed to the customer on 1st December, therefore revenue of 30,000 should be recognized on that date. The technical support is provided over time. Over time का मतलब वक्त के साथ साथ over time, so revenue should be recognized over time का मतलब बोल दे जैसे जैसे सर्विसेज होंगी साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड रेवेन्यू 1000 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड रिलेटेड टू द टेक्निकल सपोर्ट। स्टेप नंबर 4 मैंने डिटेल में डिस्कस करना है, आप उसके अलावा जरा चीजें एक नजर हेडिंग के साथ आप पढ़ लें, ये थोड़ा सा हमें याद करनी पड़ना है स्टेप्स। पहला क्या है, दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस अभी तक क्या समझे, सेल प्राइस एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो पैसे हमने टोटल लेने हैं, मुआवजा लेना है। स्टेप 4, एलोकेट क्या टू क्या, बेस्ड ऑन क्या, व्हाई देयर इज नो नीड इन दिस डाटा, सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइस अभी मैंने क्या बताया था, अगर चीजें अलग-अलग बेचे, मतलब कंप्यूटर अलग बेचते, टेक्निकल सपोर्ट ना देते, अगर 30 का बेच रहे हैं, और अगर कोई ऐसा कस्टमर होता है जिसके पास कंप्यूटर ऑलरेडी है, उसने कहा मुझे सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, और टेक्निकल सपोर्ट अगर हम 12,000 की अलग बेच रहे हैं और इकट्ठा करके भी अगर हम 42,000 ही ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम कोई बल्क डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। देयरफॉर हमें एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, किसको किस पे, ढूंढ के ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में, अगर जरूरत पड़ेगी तो किसको किस पे एलोकेट करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे एलोकेट करेंगे, किन की बेस पे, स्टैंड अलोन प्राइस के बेस पे। आइए सस्पेंस खत्म करते हैं, जरा नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल देखते हैं। जी इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सर्विसेज देंगे तो है, 12 महीने का है, कस्टमर सर्विसेज ले या ना ले, एक एक महीना अगर गुजरता जा रहा तो एक एक महीने के पैसे आपकी इनकम बन जाएंगे। 1 जनवरी 2016 ये स्टैंडर्ड रिवाइज करने का मेन मकसद, ये टेलीकॉम कंपनीज है, इन टेलीकॉम कंपनीज के मैदान में आने से और इनके बंडल ऑफर्स की वजह से ये स्टैंडर्ड मिलाना पड़ा है। सुना कभी वर्ड आपने, बंडल ऑफर, ये भी मायूसी है। On 1st January 16, Mobilink gives a bundle offer to a customer as follows. Let's assume जी को bundle offer है, free handset on 1st January 16 plus 12 months network services for ₹100 per month। साथ साथ रहेगा मेरे, क्या क्या देना जी इस बंडल ऑफर में, फ्री हैंडसेट देना, फिगर्स आसान इसलिए है कि इनिशियली जरा बात जरा सही तरह हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, और साथ देना है 12 महीनों का नेटवर्क सर्विसेज का यूजेज, और सिर्फ लेना क्या है 100 पर मंथ, ठीक है, 12 महीने हैं तो 100 into 12, आपने मोबिलिंक के अकाउंटेंट बन के सोचना है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, 1200। हैंडसेट आप कब दे देंगे, इमीडिएटली दे देंगे, और नेटवर्क सर्विसेज 12 महीनों में सेपरेट होंगे। हैंडसेट अब कहा तो ये जा रहा है कि फ्री दे रहे हैं हम, लेकिन एक सेकंड के लिए आप मोबिलिंक वाले बने, अगर बिजनेस फ्री करना है तो बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ, हम जो भी दे रहे होंगे चीजें उनका रेवेन्यू हमने 1200 में कवर किया होगा, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आवाजें लगाई जाती हैं फ्री सर्विसेज, लेकिन हकीकत जो है वो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। तो एज एन एंटिटी ये जो 1200 है ये किस किस का कंबाइंड रेवेन्यू है, हैंडसेट का भी है और नेटवर्क सर्विसेज का भी है, इसकी कोई बहस कस्टमर की तरफ नहीं हो रही, ये हम अपनी अकाउंटिंग के लिए वर्किंग करने लगे।
1200 में किसका रेवेन्यू भी होगा और किसका भी होगा? हैंडसेट का भी होगा और नेटवर्क सर्विसेज का भी होगा। नेक्स्ट लाइन में साथ पढ़ें। लेट्स अज्यूम स्टैंड अलोन प्राइसेस इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड सेपरेटली। अभी टेक्निकल डेफिनेशंस में शायद बहस जाने की फायदा नहीं है। स्टैंड अलोन प्राइसेस का मतलब होता है कि अगर चीज हम कोई अलहदा बेचते, रादर देन कि हम इकट्ठी बेचते, बल्क में बेचते, अगर हम अलहदा अलहदा बेचते तो जिस प्राइस पे बेचेंगे उस प्राइस को कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइस, और इकट्ठा करके जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। एक्चुअली जो चार्ज कर रहे हैं वो क्या है? नहीं, वो क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। और अगर हम चीजें इकट्ठी देने की बजाय अलहदा अलहदा बेचते तो जो प्राइसेस पे देते हम उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन प्राइस। तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस इन दिस डेटा? 1200। इट इज ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ व्हाट एंड व्हाट? हैंडसेट एज वेल एज नेटवर्क सर्विसेज। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर हम ये दो चीजें अलहदा अलहदा बेचते, फॉर एग्जांपल हैंडसेट अगर अलहदा बेचते और नेटवर्क सर्विसेज ना देते, और नंबर 2 नेटवर्क सर्विसेज अगर अलहदा देते, हैंडसेट ना बेचते, तो फिर हम सपोज कितने कितने पे ये बेचते? नेक्स्ट लाइन पढ़ लो। नहीं, अब मेरे वर्ड्स कुछ क्लियर हो गए? लेट्स अज्यूम हैंडसेट अगर अलहदा देते, नेटवर्क सर्विसेज ना देते, तो कितने पैसे लेते? और नेटवर्क सर्विसेज अगर सिर्फ प्रोवाइड करते और हैंडसेट ना होता तो फिर 960 कैसे बना हुआ है? सपोज 80 पर मंथ चार्ज करते और मल्टीप्लाई 12 बीच में क्या आ रहा है? प्लीज 12 महीने आ रहे हैं, तो 80 इंटू 12 960 क्या है और 300 क्या है? थोड़े से अपने वर्ड जरा बोल दें, 960 क्या है और 300 क्या है? अगर हम मोबाइल ना देते तो सपोज हम 80 पर मंथ चार्ज करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 12 पूरे 12 महीने का, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 960 हम चार्ज करते अगर हम सिर्फ नेटवर्क सर्विसेज देते। अगर हम हैंडसेट सिर्फ बेचते तो 300 का बेचते। हमने दोनों को कितने पे अल्टीमेटली बेचा हुआ है? 1200 पे। लेकिन सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या है? 1260। ये वर्ड्स मेरे ओके हैं प्लीज? अब सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस 1260 और 1200 को जरा कंपेयर करें। क्या कोई बल्क में देने की वजह से डिस्काउंट दे रहे हैं? पिछले पेज पे एक मिनट जाएं, एग्जांपल नंबर 1 देखें। वहां में बस डेटा क्या बताया हुआ था? कंप्यूटर कितने का बेचते और अब नेटवर्क वहां टेक्निकल सपोर्ट सॉरी कितने की देते, और इन दोनों का सम किसके बराबर ही था, और शायद पहले एलोकेट हुआ था, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है डेटा में? हैंडसेट जब देंगे तो शुरू में ही उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो साथ साथ जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे साथ साथ रेवेन्यू बनना चाहिए। कस्टमर से पैसे कैसे मिलने? हर महीने के एंड पे 100 ही मिलना है, लेकिन कैश बेसिस पे काउंटिंग नहीं होनी है, अक्रूवल बेसिस पे वंस अगेन अकाउंटिंग होनी है। क्या देयर इज अ नीड टू एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस? प्लीज किसको किस पे एलोकेट होना है? ट्रांजैक्शन प्राइस को किस किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट होना है? किसकी बेस पे होगा? इस एलोकेशन का मकसद क्या है? हैंडसेट का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है जब उसने डिलीवर हो जाना है, और नेटवर्क सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है जैसे जैसे सर्विसेज ने प्रोवाइड होना है। तो देयरफॉर यहां से ऑनवर्ड्स बार बार एक एलोकेशन टेबल बना करेगा। एलोकेशन टेबल बनाने का तरीका ही होता है मेरे ख्याल एक सिंपल सा एलोकेशन टेबल इधर ही कहीं बना लीजिएगा बाद में। आप मेरे पहले वर्ड्स ढूंढ के मैंने फिगर्स बताया, लिखने की भी जल्दी ना कीजिएगा। एलोकेशन टेबल बनाते क्यों हैं? पिछला पेज देखें और स्टेप नंबर 4 जरा एक दफा बोल दें। इसका तरीका ये होता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आप ढूंढा करेंगे अपने सवाल में। बताएं जी, एज एन एंटिटी हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या है? क्या भी देना है और क्या भी देना है? हैंडसेट देना है और नेटवर्क सर्विसेज है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस लिस्ट डाउन करना, नेटवर्क सर्विसेज। नेक्स्ट कॉलम में फिर आप स्टैंड अलोन प्राइसेस लिख लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी होपफुली बहस निकल आनी है। स्टैंड अलोन प्राइसेस। बताइए स्टैंड अलोन प्राइसेस कितनी? स्टैंड अलोन प्राइस कहते हैं किसी एक दफा बोल दें जरा मेरे सामने। ना करें यार, थोड़े से वर्ड और बढ़ाएं था, क्या हो गया?
अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचें तो जिस प्राइस पे बेचेंगे दैट इज स्टैंड अलोन प्राइस। देन उसके बाद आप ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं अपने डाटा में क्या है। अब इस 1200 ट्रांजैक्शन प्राइस को किस बेस पे एलोकेट करना है। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस। सेंटेंस काइंडली रिपीट कर दें। allocate the transaction price to performance obligations based on standalone prices। कैसे? कैलकुलेटर पकड़ा। 300 जमा 960 1260 किसकी बेस पे? तो क्या तरीका हो गया? 300, मेरा ख्याल है शायद ऑल्टरनेटिवली हो सकता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एक परसेंटेज शायद निकलाएगी बेस्ड ऑन स्टैंडअलोन प्राइसेस। 300 डिवाइड बाय बोले 1260 and multiplied by 1200, what is 285.7 समथिंग। जब हैंडसेट डिलीवर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग 285.7 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, दूसरी वर्किंग भी हो सकती है। जस्ट अ मिनट एक मिनट। 960 डिवाइड बाय 1260 into 1200 बता दें यार, व्हाट इज 914.3 समथिंग। नेटवर्क सर्विसेज का पूरे साल का रेवेन्यू। यहाँ एक छोटी सी वर्किंग शायद और भी होनी चाहिए। ये 914.3 जो है नेटवर्क सर्विसेज की पूरे साल की ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हुई है, लेकिन इसे पूरे साल बाद नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, शायद साथ साथ मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो डिवाइड बाय 12 एक मिनट करें। 76.2 क्या फाइनली बना पर मंथ रेवेन्यू। मींस जब एक महीना गुजर जाएगा तो नेटवर्क सर्विसेज में से भी 76.2 रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हैंडसेट देंगे तो कितने पैसों का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? 285.7। और जैसे जैसे सर्विसेज देंगे पर मंथ कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे? 76.2। मेरा ख्याल पेज के नीचे जगह बन जाएगी, बना लें टेबल। पेज नंबर 2 पे हम ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो बर्ड्स काइंडली जरा थोड़ा सा बोलते रहिएगा, पार्टिसिपेट करते रहिएगा। होपफुली कोई इतनी मुश्किल चीज निकलनी नहीं है। वर्ड्स जरा नए हैं हमारे लिए, तो उन वर्ड्स को जरा अंडरस्टैंड करना है और शायद लिखने की भी आदत डालनी है।
ये सर नोटेड है प्लीज। एक एग्जांपल करते हैं अभी और पेज 1 देख के जरा 5 स्टेप मॉडल तरतीब से जरा। व्हाट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को जरा आराम से पूरा। अच्छा यहाँ ये 5 स्टेप मॉडल जहाँ लिखा हुआ है ना, इसके साथ भी ब्रैकेट में जरा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्राइसेस के वर्ड शायद यहाँ नहीं लिखे हुए, नीचे लिखे हुए थे, इसके साथ भी जरा नोट करना। ये जो 4th स्टेप था, allocate transaction price to each performance obligation based on standalone prices। standalone prices कैसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे कहते हैं? एग्रीड जो कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीड कंसिडरेशन जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है, और जो हम अलग चार्ज करते, अगर हम अलग अलग बेचते तो वो स्टैंड अलोन प्राइस है। क्या इन स्टैंड अलोन प्राइसेस का सम ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर हो सकता है? अगर है तो शायद इशू कोई नहीं है, लेकिन अगर ये डिफरेंट हो जाए, कोई बीच में डिस्काउंट का एलिमेंट आ जाए, तो देन फिर हमें क्या चीज किस बेस पे एलोकेट करनी है? गुड एफर्ट, गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। जिस भाई ने की है उसको मत घूर के देखें गुस्से से, उसको रीप को तो बोलने दें, आप भी ट्राई करें। एलोकेट करें ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे बेस्ड ऑन देयर स्टैंड अलोन प्राइसेस।